हे गाइस, वेलकम माय चैनल। आज हम चलने वाले हैं कटरा माँ वैष्णो देवी। तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड थोड़ी डिटेल्स देने वाली हूँ। अगर आप भी कटरा जाने की प्लानिंग बना रहे हैं माँ वैष्णो देवी के दर्शन के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। स्टार्ट से एंड तक जरूर देखिएगा, इसमें आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट टिप्स मिलने वाली हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलते हैं वैष्णो देवी। वैष्णो देवी यात्रा के लिए आपको यात्रा पर्ची लेनी होती है। आप चाहे तो रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड पे बने हुए ऑफलाइन काउंटर से भी यात्रा पर्ची ले सकते हैं, पर मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप श्री माँ वैष्णो देवी साइन बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट वैष्णो देवी ORG पे लॉगिन करके अपनी यात्रा पर्ची बुक कर लें। इससे आपका काफ़ी समय बच जाएगा और यात्रा के दौरान इस डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट साथ रखना ना भूलें। अगर आप पोस्ट पेड सिम का यूज़ नहीं करते हैं तो कटरा या जम्मू में एंटर करते ही आपके मोबाइल के नेटवर्क जा चुके होंगे। तो आप चाहे तो रेलवे स्टेशन के बाहर या मार्केट से 300 से 400 रुपये में मिलने वाली यात्री सिम भी ले सकते हैं, जिसका इस्तेमाल आप आगे भी कर सकते हैं। कटरा बस स्टैंड पे आके आपको काफ़ी सारे होटल्स देखने को मिलेंगे। 500 से लेकर 5000 रुपये तक के यहाँ आपको रूम मिल जाएंगे। यहाँ आपको नहाकर सामान वगैरह जमा करवा के फिर यात्रा स्टार्ट करनी होती है। तो यहाँ पे होटल्स वाले हाई रेंज रखते हैं, 1000 रुपये 1500 रुपये से स्टार्टिंग करते हैं, बट आप यहाँ अच्छी खासी बार्गेनिंग करवा सकते हैं। तो एक रूम पर आपको 500 रुपये तक पड़ जाएगा, जिसमें आपको ना तो कुछ ज़्यादा चाहिए होता है, वैसे भी नॉन AC रूम मिलेगा 500 रुपये में और अच्छा खासा रूम रहता है। आप यहाँ पर अच्छे से आराम कर सकते हैं, रुक कर नहा धोकर फिर आप यात्रा के लिए निकल सकते हैं। और हाँ, आप होटल वाले से ये पहले ही कंफर्म कर लें कि आपको बाणगंगा तक का पिक एंड ड्रॉप वो देंगे कि नहीं देंगे, वरना बाणगंगा तक का ड्रॉप करने के लिए टैक्सी और ऑटो वाले 250 से 300 रुपये तक चार्ज करते हैं। अभी बज रहे हैं दोपहर के 2 और हम लोगों ने यात्रा स्टार्ट कर दी है। एक बैग लिया है हमने जिसमें कुछ गर्म कपड़े हैं, क्योंकि ऊपर माँ के भवन पर हमेशा ठंडी रहती है, तो इस वजह से कुछ गर्म कपड़े बैग में लिए हैं। जब आप यात्रा स्टार्ट करते हैं तो आप टाइमिंग सुबह से शाम तक के बीच ही रखिए। रात को यात्रा करना सही नहीं रहता है, उससे आपको ज़्यादा थकावट होती है। यात्रा पर्ची की जो चेकिंग होती है, जो चेक पॉइंट है और सामान वगैरह भी आपका यहीं चेक होता है, तो इस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा लंबी लाइन होती है। अभी दोपहर का टाइम है तो इस बार इतनी ज़्यादा लंबी लाइन तो नहीं है, फिर भी अपने आगे थोड़े लोग हैं, अभी चेक पॉइंट पार करते हैं। ये है वो चेक पॉइंट जहाँ पे यात्रा पर्ची और सामान वगैरह चेक होता है। चेक पॉइंट अपन ने पार कर लिया है। जब हम चेक पॉइंट से बाहर निकलते हैं तो वहीं घोड़े, पालकी वगैरह को आपके खूब सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। अगर आप इन सब का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो खच्चर, पालकी वगैरह की आपको पर्ची कटवानी पड़ती है। तो खच्चर के लिए आपको अर्धकुंवारी तक 650 रुपये और भवन तक 1250 रुपये पे करने पड़ेंगे। और अगर पालकी करनी हो तो पालकी के लिए अर्धकुंवारी तक के आपको 1850 रुपये और भवन तक के लिए 3150 रुपये की पर्ची कटवानी पड़ती है। और अगर पिट्टू मतलब कि प्रेम करना हो बच्चे के लिए तो अर्धकुंवारी तक 340 रुपये और भवन तक के लिए 540 रुपये की पर्ची कटवानी पड़ती है। और अगर आप हेलीकॉप्टर से दर्शन करना जाना चाहते हैं तो उसके लिए आप साइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन करके बुकिंग कर सकते हैं, जिसके वन साइड चार्जेस आपको 1800 रुपये पर पर्सन पे करने होंगे और दोनों साइड के लिए आपको 3600 रुपये पे करने पड़ेंगे। और हाँ, किसी लोकल एजेंट से आप बुकिंग मत करवाइएगा, वरना आपको चूना भी लग सकता है। हेलीकॉप्टर आपको सांझी छत हेलीपैड पर ड्रॉप कर देगा। वहाँ से भवन 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है और वहाँ से भी आपको पालकी और घोड़े वगैरह के खूब सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे जो कि साइन बोर्ड के ही हैं।
एंट्री करते ही आपको दोनों साइड बहुत सारे मंदिर मिलेंगे, फ़ोटो स्टूडियोज़ भी मिल जाएंगे आपको। यहाँ पे आप फ़ोटो खिंचवा सकते हैं, बिल्कुल लाइव। मतलब ऐसे लगेगा आपको कि भवन के अंदर खड़े होकर आपने फ़ोटो खिंचवाई है। यात्रा शुरू हो चुकी है। एक और छोटी सी टिप कि पन्नी वगैरह में यहाँ पे सामान ना लेके आएं। अगर कोई बैग हो तो वो बैग लेकर आएं, क्योंकि बंदर बहुत सारे हैं यहाँ पे। हो सकता है वो आपके सामान पर हमला कर दे और सामान छीन ले आपसे। बाणगंगा, यहाँ से थोड़ा नीचे उतर के स्नान घाट है। हम नहाने के मूड में तो नहीं है क्योंकि होटल से नहा के ही आए थे, पर फिर भी चलते हैं, हाथ पैर तो धो ही लेते हैं। बाणगंगा की भी अपनी एक अलग विशेषता है। माना जाता है कि जब भैरवनाथ माँ वैष्णो देवी को पकड़ने के लिए पीछे लगा था, तब हनुमान जी माता रानी की रक्षा के लिए साथ चल रहे थे। बाणगंगा वही जगह है जहाँ हनुमान जी को प्यास लगी थी और माता रानी ने तीर चलाकर पवित्र जल धारा प्रकट की थी। और इसी जगह पर माता रानी ने अपने केश यानी के बाल भी धोए थे। इसलिए इस जगह को बाणगंगा के साथ साथ बालगंगा भी कहा जाता है। और बाणगंगा के दर्शन के बाद चलते हैं प्रथम पादुका दर्शन की ओर। यहाँ दरबार में आते ही आपको काफ़ी सारी दुकानें मिल जाएंगी। सहारा के लिए लकड़ियाँ वगैरह भी मिल जाएंगी। पूरी यात्रा में कहीं भी आपको भूख प्यास लगे तो किसी भी दुकान में रुककर आप चाय नाश्ता कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस आपको रास्ते में देखने को मिल जाएंगे। 3 किलोमीटर की दूरी पर माता रानी का प्रथम चरण पादुका मंदिर है। ये है माता रानी का प्रथम चरण पादुका मंदिर, जहाँ माता वैष्णो के चरणों के निशान युगों युगों से हैं। ऐसा माना जाता है कि माता रानी ने भैरव को यहाँ से मुड़कर देखा था, उसके बाद माता रानी यहाँ से लुप्त हो गई थी। प्रथम चरण पादुका मंदिर के बाद यहाँ पर एक सुंदर सा व्यू पॉइंट आता है, जहाँ से आपको पूरा कटरा शहर दिखाई देता है। सिटी का पूरा नज़ारा आप यहाँ फेस्ट व्यू पॉइंट से देख सकते हैं। यहाँ पे आप आराम से बैठकर चाय नाश्ता भी कर सकते हैं। बीच रास्ते में आपको ऐसी सीढ़ियाँ देखने को मिल जाएंगी जो कि शॉर्टकट लगती हैं, और शॉर्टकट है भी ये सीढ़ियाँ, बट आपके फिर थाइस जैम हो जाएंगे, जिस वजह से मैं आपको सीढ़ियाँ रेकमेंड नहीं करती हूँ। आप सीधे रास्ते से ही जाइए, जो कि थोड़ा लेट ज़रूर पहुँचेंगे, बट ये रास्ता ही सही रहता है। सीढ़ियों से जाना बेस्ट नहीं रहता है। क्या रहेगा कि सीधे रास्ते से ही यात्रा की जाए। हृदय रोगी और वृद्ध यात्रियों से अनुरोध है कि वह सीढ़ियों का प्रयोग ना करें। जगह जगह पर ऐसी मिनरल वाटर के आउटलेट्स लगे हुए हैं। यहाँ से अपनी पानी की बोतल आप रिफिल करवा सकते हैं, जो कि फ्री सर्विस रहती है। बीच बीच में ऐसे मसाज काउंटर्स भी आपको मिल जाएंगे, जहाँ पे आप मसाज करवा सकते हैं। 30 रुपये पैरों की और फुल बॉडी मसाज 50 से 80 रुपये में आप करवा सकते हैं। यहाँ हम अर्धकुंवारी तक आ गए हैं, और अगर आपको लगे कि आपको यहाँ से पिट्ठू या खच्चर वगैरह की सवारी लेनी है, तो यहाँ पे भी आपको एक प्रीपेड काउंटर मिल जाएगा, जो कि साइन बोर्ड का ही है। यहाँ पे एक जंक्शन आता है। ये वाला रास्ता अर्धकुंवारी टेम्पल जाता है और ये वाला रास्ता भवन तक जाता है। भवन वाले रास्ते पे जंगल में आग लगी हुई है, जिस वजह से फिलहाल के लिए एक ही रास्ता बचा हुआ है। अर्धकुंवारी टेम्पल वाले रास्ते से ही अपन को भवन तक जाना होगा। अभी अर्धकुंवारी टेम्पल 400 मीटर की दूरी पर है। अभी बज रहे हैं शाम के 6:15 और हम पहुंच गए हैं अर्धकुंवारी टेम्पल। सुंदर सा व्यू। बेसिकली क्या होता है कि भवन वाले रास्ते से जाते थे भवन तक, फिर माता रानी के दर्शन के बाद, भैरवनाथ के दर्शन करने के बाद नीचे आते समय अर्धकुंवारी टेम्पल की गुफाओं के दर्शन करके उसके बाद फिर से एक ही रास्ता स्टार्ट हो जाता था। बट इस बार भवन वाले रास्ते बंद कर रखा है, क्योंकि उस पर आग लगी हुई है। तो एक ही रास्ता ओपन है, अर्धकुंवारी टेम्पल वाला रास्ता। तो उसी रास्ते से अपन माँ के भवन तक जाएंगे। वो नीचे दूसरा रास्ता जो कि बंद है। हमने अपने एक बंदे को पहले ही अर्धकुंवारी गुफा की टिकट लेने के लिए भेज दिया था। अगर आप अकेले भी जा रहे हैं या फिर पहली बार जा रहे हैं, किसी के साथ जा रहे हैं, तो फिर भी आप माता रानी के दर्शन करने जाते समय ही अर्धकुंवारी टेम्पल से टिकट लेते हुए जाइए।
वरना समय बहुत काफ़ी लग जाएगा आपको, क्योंकि अर्धकुंवारी टेम्पल में टिकट लेने के बाद भी 24 से 30 घंटों के बाद आपका नंबर आएगा। तो आप माता रानी के दर्शन करने जाते समय ही बीच से अर्धकुंवारी गुफा की टिकट लेते हुए जाइए। ऊपर जाने का भवन आप वैष्णो माता के दर्शन करके वापस भी आ जाएंगे तो भी आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, इसलिए अगर आप पहले ही टिकट लेके जाएंगे तो फ़ायदे में रहेंगे, वरना आप अर्धकुंवारी गुफा के दर्शन मिस भी कर सकते हैं। और जब इतनी दूर आए हैं तो माता रानी की गुफा के दर्शन करना तो बनता ही है। अर्धकुंवारी टेम्पल से आपको एक और व्यू पॉइंट देखने को मिलता है जो कि बहुत शानदार लगता है। पूरा कटरा शहर आपको यहाँ से दिखाई देता है। अर्धकुंवारी गुफा की भी अपनी विशेष मान्यता है। इसमें माता रानी ने 9 महीने का समय बिताया था और तपस्या भी करी थी, और इसीलिए इस गुफा को गर्भजून गुफा भी कहा जाता है। अर्धकुंवारी के दर्शन के लिए आपको काफ़ी समय लगता है, तो आपको यहाँ रुकने के लिए रूम वगैरह लेना हो तो माँ वैष्णो देवी साइन बोर्ड से पहले ही आप बुकिंग कर सकते हैं। मैं सजेस्ट करूँगी कि आप ऑनलाइन ही रूम बुक करवाएं, क्योंकि ऑन द स्पॉट यहाँ रूम मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल रहता है। यहाँ शैलपुत्री भवन में आपको डॉर्मेट्री बेड्स 120 रुपये में मिल जाएंगे, और अगर आप होटल्स वगैरह यहाँ पे लेना चाहते हैं तो 700 रुपये में आपको डबल ऑक्यूपेंसी रूम भी यहाँ पे मिल जाएंगे। ऑनलाइन बुकिंग भी आप कर सकते हैं। अर्धकुंवारी से आपको 2 रास्ते देखने को मिलता है। इजी वे वाला आपको अगर जाना है तो आप हिमकोटी के थ्रू जा सकते हैं, और चढ़ाई वाला रास्ता सांझी छत वाला होता है। दोनों में 2 किलोमीटर का फ़र्क रहता है, बाकी ज़्यादा फ़र्क नहीं रहता है। हिमकोटी वाला रास्ता आसान रहता है तो ये जाना बेस्ट रहता है, पर इस बार हिमकोटी वाला रास्ता फायर लगने की वजह से बंद कर रखा है, तो अपने पास इस बार तो एक ही ऑप्शन है, तो अपन को सांझी छत वाले रास्ते से ही जाना पड़ेगा। तो इसी रास्ते से चलते हैं। एक इम्पोर्टेंट टिप, यात्रा के दौरान आप ज़रूरत के हिसाब से कैश ज़रूर लें, क्योंकि यहाँ अधिकांश जगह कैश ही लिया जाता है। नेटवर्क इश्यूज़ रहते हैं तो ऑनलाइन पेमेंट लेना यहाँ पर लोग प्रेफर नहीं करते हैं, बट अगर आप कैश लेना भूल गए हैं तो आपको अर्धकुंवारी और भवन पे जम्मू एंड कश्मीर बैंक के ATMs भी मिल जाएंगे। पूरी यात्रा में आपको हर 600 से 700 मीटर की दूरी पर साफ़ सुथरे वॉशरूम भी मिल जाएंगे। अर्धकुंवारी और भवन पर आपको इमरजेंसी फैसिलिटीज़ भी मिल जाएंगी, तो अच्छे से पानी पीते रहें, चढ़ाई करने में आपको मदद मिलेंगी। वॉशरूम्स की कमी यहाँ पे है नहीं, तो आराम से पानी पीजिए। अभी रात हो गई है, हम थोड़ी ही देर में भवन तक पहुँचने वाले हैं। यहाँ से जो ये व्यू दिखाई दे रहा है, और रात के समय में तो और भी अच्छा व्यू देखने को मिलता है। वो उस रास्ते पे फायर लगा हुआ है जिस वजह से रास्ता बंद कर रखा था। एक रास्ता बंद होने की वजह से आने और जाने वालों की भीड़ इसी रास्ते पे है, जिस वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। दूसरा पॉइंट ये है कि कोरोना की वजह से काफ़ी समय तक कोई घर से बाहर नहीं गया है, तो कोरोना के बाद आपको वैसे ही अधिकांश भीड़ देखने को मिल जाएगी। रात के समय में काफ़ी अच्छा व्यू आपको देखने को मिलता है। रात के समय में सभी आराम करना चाहते हैं, तो अभी तो आपको रास्ते में कोई नहीं मिलेगा, ये सिर्फ हमारी वाली पार्टी ही जा रही है यहाँ पे। भवन के रास्ते में आपको हॉस्पिटल्स मिल जाएंगे, पूरी इमरजेंसी फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पे मिलेंगी। किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो, आप यहाँ पे कहीं भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको पूरी फैसिलिटीज़ यहाँ पर दी जाती है। अब बस पहुंच जाऊंगा, थोड़ी दूर हो रहा है। अभी बज रहे हैं 10:15 और अपन पहुँच चुके हैं अपनी मंजिल, माता रानी का भवन। काफ़ी ज़्यादा भीड़ यहाँ देखने को मिल रही है। अभी करते हैं माता रानी के दर्शन। तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे लॉकर्स मिल जाएंगे जहाँ पे आप अपना सामान रख सकते हैं। दर्शन के लिए आपको सारा सामान यहीं पे जमा करवाना होगा। बेल्ट, वॉलेट, शूज़ या अदर कोई भी सामान, कोई गैजेट हो, सब कुछ आपको यहाँ पे जमा करवाना पड़ेगा। आगे का तो इसका कोई चार्ज नहीं रहता है,
सामान जमा करवाने के बदले वो आपको एक टोकन देते हैं, जिसको दिखाकर आप अपना सामान वापस ले सकते हैं। यहाँ से प्रसाद लेकर चलते हैं माता रानी के दर्शन के लिए। जो भी प्रसाद हम लेके जाते हैं वो मंदिर में अपने पास रख लिया जाता है और आते समय अपन को प्रसाद दिया जाता है माता रानी का, जो कुछ इस प्रकार से होता है। एक साइड इसमें प्रसाद होता है और दूसरी साइड माता रानी का सिक्का रखा होता है। अभी बज रहे हैं रात के 11:30 और काफ़ी अच्छे तरीके से अपने माता रानी के दर्शन हो गए हैं। करीब 10:30 बजे हम लोग लाइन में लगे थे। 1 घंटे में अपने माता रानी के काफ़ी अच्छे से दर्शन हो गए हैं। तो अब रात को यहीं रुकते हैं और सुबह चलते हैं भैरव बाबा के दर्शन के लिए। माँ के भवन पर ठंडी तो हमेशा ही रहती है, तो अपन लेने चलते हैं पहले कंबल। तो कंबल लेते हैं, फिर उसके बाद करते हैं आराम। तो अपन ने कंबल भी ले ली है। अब यहाँ पर आराम करते हैं और सुबह भैरव बाबा के दर्शन के लिए चलते हैं। यहाँ पर एक काफ़ी अच्छी बात ये है कि आपको एक कंबल 100 रुपये में देते हैं और कंबल वापस जमा करवाने पे आपको 100 रुपये वापस मिल जाते हैं। अच्छी बात इसमें ये है कि जो रुपए आप उनको कंबल लेते समय देते हैं, कंबल जमा करवाने पर वही रुपए आपको वापस दिए जाएंगे, चेंज नहीं होंगे। मतलब आप ही के दिए हुए रुपए वापस आप ही को दे दिए जाएंगे। है ना गजब की बात। वरना इतने लोगों में आपके दिए हुए रुपए वापस आप ही को लौटाना इतना इजी तो मुझे तो नहीं लगता भाई। अगर आपको लगता है तो हो सकता है, पर आप कभी भी माता रानी के जाएं तो ये बात आप ज़रूर नोटिस करिएगा। माँ के भवन से सुबह का नज़ारा देख लीजिए आप। वो उधर रोपवे है जिससे अपन भैरव बाबा के यहाँ जाएंगे। अगर अपन को जाना है भैरव बाबा के दर्शन करने, वो भी रोपवे में, तो उसके लिए अपन को टिकट चाहिए होगी और टिकट के लिए काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है। ये इधर माता रानी के दर्शन के लिए लाइन लगी हुई है और इस साइड रोपवे के लिए लाइन लगी हुई है। काफ़ी लंबी लाइन आपको सुबह सुबह यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अभी अपन केबल कार की टिकट लेने के लिए लाइन में हैं। पर पर्सन 100 रुपये की टिकट होती है और एक व्यक्ति को सिर्फ एक ही टिकट दी जाती है। वो उधर टिकट काउंटर जहाँ से अपन को टिकट मिलने वाली है। सुबह सुबह एक बार फिर से माता रानी के दर्शन कर लीजिए। ये जनाब हमेशा कैमरे के आगे रहते हैं। तो माता रानी की कृपा से अपन को टिकट भी मिल चुकी है। करीब 30 से 40 मिनट की लाइन में अपन को खड़ा रहना पड़ा था। उसके बाद अपन को टिकट मिल गई है आराम से। ये 2 केबल कार लगाई गई है। एक केबल कार में करीब 40 लोग एक साथ सफ़र कर सकते हैं। ना तुम्हारा ना हो कुछ नुकसान। हम पहले 2 बार आ चुके हैं माता रानी के दर्शन के लिए। तब केबल कार वाला सिस्टम नहीं था, बट इस बार केबल कार वाला सिस्टम है, तो इसी से चलते हैं। केबल कार वाला ऑप्शन ज़्यादा बेस्ट रहता है क्योंकि भैरव बाबा के लिए काफ़ी ऊंची चढ़ाई अपन को देखने को मिलती है। यहाँ से भैरव बाबा का मंदिर 3 किलोमीटर दूर है, तो टाइम भी बच जाएगा और थकावट भी कम होगी। तो इसलिए केबल कार वाला सिस्टम ही बेस्ट रहता है। केबल कार की टिकट आपको कुछ इस प्रकार की दी जाएगी। ये वो जगह हैं जहाँ पर केबल कार आती है, तो वो सामने वहाँ पे केबल कार आएगी, तो उससे अपन ऊपर भैरव बाबा के दर्शन के लिए जाएंगे। अभी बैठ चुके हैं अपन केबल कार में। चलते हैं भैरव बाबा के मंदिर। ऐसा माना जाता है कि जब माता रानी अर्धकुंवारी में गर्भजून गुफा से आगे बढ़ने लगी, तब उन्होंने देवी रूप धारण किया और सीधे पवित्र गुफा में प्रवेश किया, जिसको आज हम माता रानी के भवन के रूप में जानते और पूजते हैं। माता ने कई बार भैरवनाथ को पीछा करने के लिए मना भी किया, पर वो नहीं माना और पवित्र गुफा के द्वार पर पहरा दे रहे हनुमान जी के साथ युद्ध करने लगा। तभी ना खत्म होने वाले इस युद्ध को देखकर माँ वैष्णो ने काली का रूप लेकर भैरवनाथ का वध किया और भैरवनाथ का सर कटकर भवन से 3 किलोमीटर दूर त्रिकूट पर्वत की भैरव घाटी में जाकर गिर गया और उसी जगह पे भैरवनाथ का आज मंदिर है।
कहा जाता है कि वध होने के बाद भैरवनाथ को अपनी गलती का एहसास हुआ और माता रानी से उसने क्षमा प्रार्थना मांगी। तब माता ने उसे आशीर्वाद दिया कि जो भी भक्त मेरे दर्शन करने आएगा तो वो तेरे दर्शन को भी आएगा, वरना उसकी यात्रा पूरी नहीं मानी जाएगी। तो आज इसी प्रकार से है, जब भी कोई माता रानी के दर्शन के लिए जाता है तो भैरव बाबा के दर्शन करना जरूरी है, वरना आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती है और ना ही माता रानी को आपकी धोख स्वीकार मानी जाती है। तो जब भी आप माता रानी के दर्शन के लिए आएँ तो भैरव बाबा के दर्शन अवश्य करें। तो इस केबल कार का यूज़ करके अपन पहुंच चुके हैं ऊपर भैरव बाबा के मंदिर। यहाँ कुछ इस प्रकार का नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। यहाँ आपको काफ़ी सारी प्रसाद की, सामान की शॉप मिल जाएंगी और बहुत अच्छे से भैरव बाबा के भी दर्शन हो गए हैं। भैरव बाबा का जो प्रसाद होता है वो उनकी भभूत होती है। ये एक कढ़ाई में रखी होती है कुछ इस प्रकार की और हमेशा गर्म ही रहती है, कोई ना कोई लकड़ी इसमें जलती ही रहती है। भैरव बाबा के मंदिर से कुछ इस प्रकार का व्यू आपको देखने को मिलता है, वो भैरव बाबा का मंदिर है। यहाँ से आपको ये हेलीपैड दिखाई देता है जिसको अपन सांझी छत बोलते हैं। अगर आप हेलीकॉप्टर से आएंगे तो वहाँ आपको ड्रॉप किया जाएगा। यहाँ बहुत सारे बंदर भी रहते हैं, मौका मिलते ही हाथ से सामान ले जाते हैं, तो आप अपना सामान ध्यान से रखिए। जय माता दी। ये चल रहा है हमारी वाली पार्टी का फोटोशूट। सुबह सुबह अच्छे से भैरव बाबा के दर्शन हो गए हैं और वहीं अपन ने नाश्ता कर लिया है। अब जा रहे हैं अर्धकुमारी टेम्पल। फ़िलहाल चल रहा है अपना आइसक्रीम ब्रेक, तो पहले थोड़ा ब्रेक लेते हैं फिर चलते हैं अर्धकुमारी टेम्पल। हम थोड़ी ही दूर में अर्धकुमारी टेम्पल वापस पहुंचने वाले हैं। यहाँ से आपको काफ़ी अच्छा अर्धकुमारी का व्यू दिखने को मिल जाएगा। अर्धकुमारी टेम्पल का काफ़ी सुंदर व्यू यहाँ से देखने को मिलता है। तो अभी आ चुके हैं वापस अर्धकुमारी टेम्पल। अभी बज रहे हैं 12:15। अभी अपना नंबर आने में थोड़ा समय लगेगा। इतने टाइम में रेस्ट करके आराम से नहाकर गुफा के दर्शन करेंगे। कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स गाइज आपको शॉर्ट में क्लियर करवाती हूँ। फर्स्ट, आप जितने दिन की भी प्लानिंग बना रहे हैं माँ वैष्णो के लिए, एक दिन एक्स्ट्रा लेके चलिए, क्योंकि अर्धकुमारी गुफा के लिए आपको एक दिन एक्स्ट्रा चाहिए होगा। दूसरा, आप दर्शन के लिए जाते समय ही अर्धकुमारी गुफा की टिकट लेते हुए जाइए। और थर्ड पॉइंट है कि आप ज़रूरत के हिसाब से कैश ज़रूर कैरी करें अपने साथ। ये था अपना आज का वीडियो। तो अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली हो तो प्लीज़ एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।